की थी एक तो कि प्राचीन नाम इसका क्या है, योध्य प्रदेश है। मुख्य नदी घग्गर है। घग्गर नदी को स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है। घग्गर नदी का जो पार्ट है उसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है, बग्गी भी कहलाता है। एक ये बात भी हमने पढ़ी थी। फिर हमने बात की थी कि मिट्टी कौन सी पाई जाती है इसमें, रेवेरिना, या इसमें कौन सी मिट्टी है, साइरोजैक्स मिट्टी पाई जाती है। नाली नाम की स्थानीय भेड़ की नस्ल भी यहाँ पर रहती है। कपास का यहाँ पर उत्पादन होता है। कपास के अलावा यहाँ पे गेहूं का, गेहूं के अलावा चावल का, चावल में जो चावल का प्रकार है वो बासमती है। ये हमने बातें पढ़ी थी। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, ये बात भी हमने इसमें पढ़ ली थी। और फिर हमने शेखावाटी प्रदेश पढ़ा, और शेखावाटी में एक बात तो हमने पढ़ी कि इसका नाम शेखावाटी क्यों पड़ा। फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि इसकी मुख्य नदी कौन सी है, कांतली, और कांतली नदी के आसपास का अपवाह जो क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी। तोरावाटी नाम क्यों पड़ा था, तंवर राजपूतों के रहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, तोरावाटी पड़ा था। फिर हमने बात की कि यहाँ पर वर्षा जल संरक्षण हेतु या वर्षा जल संग्रहण हेतु यहाँ पर कुछ जैसे या तो हम कहें जोहड़, नाड़ा या छोटे तालाब है वो क्या कहलाते हैं, सर कहलाते हैं। इसकी बात की थी। शेखावाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। एक ये बात भी पढ़ ली थी। एक नाम पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र सिंह का, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है, जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसका निर्माण किया गया है, शेखावाटी त्रिभुज का निर्माण किया गया है। शेखावाटी त्रिभुज, ये इतनी बातें लिखी थी क्या, ये तोरावाटी क्यों कहते हैं, शेखावाटी क्यों कहते हैं, ये दोनों बातें पढ़ ली थी। ठीक है। अब इसमें हमें एक बात लिखनी है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेन का संचालन भी किया गया है। उस ट्रेन का नाम 2003 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, नाम है फेरी क्वीन। तो लिखेंगे, लिखिए इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा फेरी क्वीन ट्रेन का संचालन, फेरी क्वीन ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। फिर हमें एक बात और करते हैं इसमें कि इस प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, मुख्य नदी कौन सी है, कांतली, लिखा था क्या कल, ठीक है। कांतली नदी के द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ क्षेत्र जहां कुछ घास पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि चारागाह का विकास हुआ है। उबड़ खाबड़ क्षेत्र जहां घास पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, बीड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीड़ बोलते हैं। तो लिखेंगे कांतली नदी द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र जहां चारागाहों का, चारागाहों का विकास हुआ है, विकास हुआ यानी कि वहां घास पाई जाती है, विकास हुआ है, इन्हें बीड़ कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है, बीहड़ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। बीहड़ चंबल नदी के प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि बीड़ स्थलाकृति का संबंध कौन सी नदी से, तो कौन सी नदी से है, कांतली नदी से। एक ये बात हमें इसमें ध्यान में रखेंगे।
तो इसे नोट कर लीजिए आप। फिर हमें एक बात और करें कि चूरू के अंदर, चूरू का जो क्षेत्र है या शेखावाटी का जो क्षेत्र है, इसमें जो तापांतर है, वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। नोट नहीं करना है, एक बार पहले समझना है कि वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, उसका कारण क्या है। कारण ये है कि चूरू का जो क्षेत्र है ना, इस चूरू के क्षेत्र में वनस्पति का अभाव है। वनस्पति का क्या है? अभाव है दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले। मैंने एक दिन पहले भी ये समझाया था, आज फिर मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे वनस्पति का अभाव होने के कारण क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं, एक वो सीधी गिरती है पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर गिरती है, जिसके कारण क्या है, ये मिट्टी गर्म हो जाती है। दूसरी क्या है, इसके नीचे अपने बात करें कि चूना या जो जिप्सम का यहाँ पे क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, ये एक पथरीला भाग हो जाता है, जिसके कारण क्या है, ये भाग सूर्य के प्रकाश से जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने के कारण क्या है, यहाँ का तापमान दिन के अंदर अधिक हो जाता है। और दूसरी अपने कंडीशन की बात करें सर्दी की, वो गर्मी की बात कर ली। सर्दी के अंदर क्या है कि ये भाग गर्म जल्दी होता है, तो ये भाग ठंडा भी क्या होता है, जल्दी होता है। ठंडा जल्दी होने के कारण यहाँ पर तापमान सबसे कम पाया जाता है। तापमान क्या पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। और गर्मी में तापमान सबसे क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। तो अब देखो, एक ही स्थान पर गर्मी के अंदर ज्यादा तापमान है, सर्दी के अंदर सबसे कम तापमान है, तो दोनों तापमान के बीच का अंतर क्या है, ज्यादा है। तो ये वार्षिक, जब पूरे साल के तापमान की जब बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा तापमान के बीच में जो अंतर आता है, वो कौन से क्षेत्र में आता है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर या चूरू वाले क्षेत्र में आता है। कारण क्या है, तो एक कारण तो बन गया वनस्पति का अभाव, और दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर चूने की परत पाई जाती है। चूने की परत के कारण क्या है, ये भाग गर्म भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि चूना जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो तपता अधिक है, और जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ती तो अचानक से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार सबसे गर्म प्रदेश भी है, सबसे ठंडा प्रदेश भी है। इस आधार पे ये क्या है कि वार्षिक तापांतर यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। पूरे साल में तापमान का सबसे ज्यादा अंतर रहता है, वो शेखावाटी प्रदेश के अंदर रहता है। तो ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, हम नोट कर देते हैं इसको। लिखिए, शेखावाटी प्रदेश के, शेखावाटी प्रदेश के चूरू जिले में, शेखावाटी प्रदेश के चूरू जिले में, चूरू जिले में वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, ये बात हमें नोट करनी है चूरू। अब शेखावाटी की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो हमने नोट कर ली है। अब हम पढ़ते हैं नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। देखो, नागौरी उच्च भूमि की अपने बात करें कि नागौरी उच्च भूमि है कहां पर, कहां पे पड़ती है नागौरी उच्च भूमि, तो ये तो हो गया इधर अपने गग्गर प्रदेश एक प्रकार से, ये हो गया शेखावाटी, ये वाला जो भाग हो गया ये हो गया शुष्क मरुस्थल, और ये हो गया गोडवाड़ प्रदेश। और गोडवाड़ और शेखावाटी के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला भाग, ये कौन सा भाग है, नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि। और ये इसके पास में यहाँ पर इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला आ जाती है, इसका नाम क्या है, अरावली। अरावली के पास में जरूर स्थित है, लेकिन अरावली से अलग है, अरावली का विस्तार नहीं है, अरावली से क्या है, अलग माना जाता है।
तो इसमें हम लिख देते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है, इसमें कौन कौन से अपने जिले शामिल किए जाते हैं। तो हम लिखते हैं इसमें, इस प्रदेश का विस्तार, इस प्रदेश का विस्तार शेखावाटी व गोडवाड़ प्रदेश के, गोडवाड़ प्रदेश के मध्य में है। दोनों के बीच में इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। पहली बात हो जाएगी। दूसरी बात हम लिखेंगे कि इसमें जिले कौन कौन से शामिल हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से हम दो जिले शामिल करते हैं, एक तो नागौर और दूसरा डीडवाना कुचामन। प्रमुख रूप से हम दो जिले इसमें शामिल करते हैं। तो लिखेंगे विस्तार, विस्तार में अगर जिलों की बात करेंगे तो एक आ जाएगा इसमें नागौर और दूसरा आ जाएगा डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। ये दो जिलों के अंदर प्रमुख रूप से इसका विस्तार है। थोड़ा सा इसका विस्तार ब्यावर में भी पड़ता है, कुछ विस्तार अजमेर में भी पड़ता है, लेकिन वो गौण है। ज्यादा जो विस्तार है वो इन दो जिलों के अंदर है, नागौर और डीडवाना जिले में। हाँ, फिर अपने बात करें कि इसके अंदर क्या है, सोडियम लवणों की प्रधानता है। कौन से लवणों की प्रधानता है इस क्षेत्र में, सोडियम लवण की। नमक टाइप की जो मात्रा होती है ना, वो इसके अंदर ज्यादा है। नमक दो प्रकार का होता है, एक खाने योग्य नमक होता है और एक दूसरे कार्यों में जैसे रसायन के अंदर उपयोग में लिया जाने वाला नमक होता है, कोई चमड़ा उद्योग में, कोई रंगाई छपाई उद्योग में, कोई कागज उद्योग में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रदेश के अंदर सोडियम लवणों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। लिखेंगे इस प्रदेश में, इस प्रदेश में सोडियम लवणों की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। इस प्रदेश में सोडियम लवणों की अधिकता पाई जाती है। एक ये बात हम ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें कि इसमें भी ये नमक के कण, सोडियम के कण आए कहां से आ गए ये कण भाई, टेथिस सागर के अवशेष। मान लेते हैं कि टेथिस सागर के अवशेष के कारण ये कण यहाँ पर है, ठीक है। एक कारण तो ये हो गया। एक कारण इसका माना जाता है कि जैसे अपने बात करें कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये यहाँ पर अपना राजस्थान है, इस प्रकार से ये राजस्थान। तो एक तो हमने कह दिया कि पहले इस भाग के अंदर एक सागर था, उस सागर का नाम क्या था, टेथिस सागर, और सागर का जल खारा था। सागर का जल जरूर सूख गया, लेकिन जो नमक था सागर के अंदर वो आज यहाँ पर है, इसलिए यहाँ जो लवण है वो पाया जाता है। मान सकते हैं, एक बात सही है। दूसरी बात क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर एक प्रकार की, विशेष प्रकार की लवणीय चट्टान पाई जाती है। उस चट्टान को अपने बोल देते हैं माइका शिष्ट चट्टान। कौन सी चट्टान है, माइका शिष्ट चट्टान। लिखा दूंगा आपको, एक बार समझना है कि यहाँ पर एक कौन सी चट्टान की प्रधानता बताई जाती है, माइका शिष्ट चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। फिर एक बात हम पढ़ते हैं कि ये यहाँ पे हिंद महासागर है, और जब मानसून आता है, मानसून की दो शाखाएं, एक बंगाल की खाड़ी से, एक अरब सागर की शाखा है। जब ये अरब सागर वाली शाखा आती है ना, तो कहती है कि ये जो कच्छ कारण है गुजरात के अंदर, यहाँ पर दलदल है या नमक यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो उन मानसूनी हवाओं के साथ के कच्छ के रण से नमक उड़ करके कहाँ जाता है, अपने नागौर वाले आसपास, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर के क्षेत्र में आके गिर जाता है उन हवाओं के साथ में, जिस कारण यहाँ पर सोडियम लवणों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। तो हमने लास्ट क्या बात लिखी है कि इस प्रदेश में सोडियम लवणों की अधिकता है। इसके निम्न कारण है, इसके निम्न कारण है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 3 कारण लिखा रहे हैं, 4 लिख देगा, एक गलत भी हो सकता है, 3 सही हो सकते हैं। हो सकता है कि निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, बन सकता है प्रश्न। तो एक लिखेंगे कि टेथिस सागर का अवशेष है। सागर के अंदर जो नमक था वो यहाँ पे आज भी क्या है, मौजूद है, टेथिस सागर के अवशेष। दूसरा हम लिख सकते हैं माइका शिष्ट चट्टान की प्रधानता,
माइकासिस्ट चट्टान की प्रधानता। भी कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर माइकासिस्ट नाम की एक चट्टान पाई जाती है और उस माइकासिस्ट चट्टान के अंदर सोडियम लवणों की क्या होती है, अधिकता होती है, इसलिए यहाँ है वो नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो नमक के कण है, वो नमक के कण अरब सागर की मानसून शाखा अपने साथ कच्छ के रण से लेकर आती है। तो तीसरी विशेषता लिखेंगे कि अरब सागर की मानसून शाखा, अरब सागर की मानसून शाखा कच्छ के रण से यहां उड़ाकर लाती है, यहां उड़ाकर लाती है। ये तीन कारण है यहाँ पर सोडियम लवणों की अधिकता के। फिर अपने पढ़े इसमें, तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर खारे पानी की झीलें खूब पाई जाती है, जैसे अपने डीडवाना कुचामन है और अजमेर है और जयपुर ग्रामीण है। इन तीन जिलों के अंदर एक झील पड़ती है, उस झील का नाम है सांबर। डीडवाना के अंदर डीडवाना झील हो गई, छोटी मोटी यहाँ पर और भी बहुत सारी क्या है, झीलें हैं, जो ये बात स्पष्ट करती है कि यहाँ लवण पाया जाता है। अगर नमक पाया जाता है इसीलिए तो क्या है, उन झीलों का पानी क्या है, खारा है। तो एक विशेषता ये बनती है कि यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इस प्रदेश में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इस प्रदेश में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। फिर अपने इस प्रदेश को अपने तीन भागों के अंदर बांटते हैं। इसके अंदर तीन श्रेणियां हैं नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर। एक अपने लिख देते हैं यहाँ पर कि इस प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक नंबर पे हम लिखते हैं मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। एक है यहाँ पर मांगलोद श्रेणी। एक श्रेणी कौन सी है यहाँ पर, मांगलोद श्रेणी। और मांगलोद श्रेणी है जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। जिप्सम उत्पादन हेतु या जिप्सम के भंडार यहाँ पे क्या है, पाए जाते हैं। और तीसरी श्रेणी है जायल श्रेणी। तीसरी श्रेणी का नाम क्या है, जायल श्रेणी। और जो जायल श्रेणी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी। फ्लोराइड युक्त क्या है, जल पट्टी है यहाँ पर, जहां फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है पानी के अंदर, जिसके कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या रहता है कि जैसे ही व्यक्ति 40 साल का होता है उसके कुब्बड़ निकलने शुरू हो जाते हैं पीठ के अंदर। जैसे बैल के कुब्बड़ होता है ना, ऊंट के कुब्बड़ होता है, अपने थू ही बोल देते हैं, उस प्रकार से आदमी के पीछे कुब्बड़ निकलने शुरू हो जाते। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, जो आज से 20 साल पहले जो लगभग 40-45 साल के हो गए थे या उससे पहले हो गए थे, वो लगभग लोग क्या है, बांके हो जाते, कुब्बड़ निकल जाता है। तो इसलिए इसे बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब ये समस्या कम हो गई है। अब कारण क्या है कम होने का, क्योंकि अब यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने के लिए उपलब्ध
करवा दिया गया है, इसलिए वो खारा पानी पीते नहीं है। खारा पानी पीते नहीं है तो अब कुबड़ वाली समस्या धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। जो लोग वो पानी पी रहे हैं उनके कुबड़ की समस्या आज भी है। जलपट्टी है कहाँ, मतलब ये जिले में अपने लिखेंगे, अभी दिखते हैं इसके अंदर, लिखिए जाइल श्रेणी में लिखते हैं, उसमें तो कोई विशेषता लिखनी है नहीं, इस जाइल श्रेणी में अपने को लिखना है। लिखिए यह जलपट्टी, यह जलपट्टी नागौर से पुष्कर, ब्रैकेट में लिख लेना अजमेर तक फैली है। यह जलपट्टी नागौर से पुष्कर अजमेर तक फैली है। यहां जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण, फ्लोराइड की अधिकता कारण के कारण रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में बांकापन आ जाता है, बांकापन आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसलिए यह क्षेत्र बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी, कुबड़े पट्टी या हॉच बेल्ट, हॉच बेल्ट के नाम से जानी जाती है, के नाम से हॉच बेल्ट, बांके को हॉच बोल देते हैं, बांका हो जाना। ठीक है, तो बांका हो जाना या कुबड़ निकल जाना या हॉच बेल्ट, इन तीन नामों से जानते हैं। देखो प्रश्न आए, कई बार प्रश्न आता है कि कुबड़ पट्टी पाई जाती है, प्रश्न आता है कुबड़ पट्टी पाई जाती है नागौर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, सीकर में, तो उत्तर क्या होगा, नागौर हो जाएगा। ऑप्शन आए कि डीडवाना कुचामन में, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, कहा अजमेर में। डीडवाना का तो नाम ही नहीं लिखा, लिखा है कहीं नाम डीडवाना, क्या नाम लिखा है, ये नागौर से पुष्कर तक आया हुआ है क्वेश्चन, नागौर ऑप्शन में नहीं था, उत्तर क्या माना था, अजमेर माना था। तो अजमेर भी उत्तर हो सकता है अगर नागौर ऑप्शन में नहीं हो, अगर दोनों है ऑप्शन में तो हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा हो कि जिसमें लिखा हो कि ए व बी दोनों है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, ज्यादा इस प्रदेश से कोई प्रश्न आते नहीं है। ठीक है, अब जाइल श्रेणी का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो कहां पर रहता है, तो इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव वो जाइल, जाइल से पुष्कर तक है। जाइल नागौर में है, पुष्कर अजमेर में। ये जो बेल्ट है इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है, सर्वाधिक प्रभाव तो जाइल से पुष्कर के बीच में, जाइल से पुष्कर के बीच में इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो ये अपने हो गया नागौरी उच्च भूमि। अब एक भाग रह गया अपने गोडवाड़ प्रदेश, तो हम अब आगे हेडिंग लगाते हैं गोडवाड़ प्रदेश। आज टेस्ट है कोचिंग में, पता होगा आपको, न्यूज देखी थी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ कि आज एसएससी जीडी का मेगा टेस्ट है, और उस टेस्ट के अंदर जो विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे 5100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा।
अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो उसकी फीस लगेगी। वो आपको मैनेजमेंट बताएंगे भी कितनी लगेगी, उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। हाँ बस तो वही है, आज ही तो इनाम मिलना है। लिखो अगली क्या अपने पढ़नी है, कौन सा रह गया प्रदेश इसमें, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। देखो गोडवाड़ प्रदेश नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश है वो नाम क्यों पड़ा। गोड एक जाति है और गोड जो जाति है उसने इस क्षेत्र के अंदर शासन किया था, और शासन करने के कारण उन्होंने अपने नाम पर इस प्रदेश का नाम क्या रख दिया, गोडवाड़ प्रदेश रख दिया। तो प्राचीन काल में गोडवाड़ जाति का शासन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम गोडवाड़ पड़ा। इस क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, तो इस क्षेत्र की मुख्य नदी है लूणी। कौन सी नदी है, लूणी नदी है। फिर अपने बात करें कि इस प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इस प्रदेश का विस्तार अपने बात करें तो एक तो पाया जाता है बालोतरा में, एक बाड़मेर में, सांचौर के अंदर, जालोर के अंदर, पाली में, कुछ जोधपुर का जो ग्रामीण वाला है उसका कुछ भाग इस प्रदेश के अंदर क्या होता है, शामिल होता है। तो इन क्षेत्रों में इस प्रदेश का विस्तार है। तो हम लिखते हैं कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल में यहां गोड़ जाति का क्षेत्राधिकार था, क्षेत्राधिकार था, जिस कारण इसका नाम गोडवाड़ प्रदेश पड़ा, गोडवाड़ प्रदेश पड़ा, पहली बात। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो विस्तार में लिखिए आप दक्षिणी पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, और सिरोही का भी जो उत्तर वाला थोड़ा सा भाग है वो इसके अंदर पड़ता है। ज्यादा पूरा सिरोही नहीं आता, थोड़ा सा सिरोही आता है। लिखो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं। प्रमुख विस्तार वाले जिले दक्षिणी पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर और पाली के जो कुछ क्षेत्र है वो इसमें प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। फिर हम बात करें कि इस प्रदेश की बोली कौन सी है, बोली, तो इस प्रदेश की मुख्य बोली है गोडवाड़ी। कौन सी बोली है, गोडवाड़ी बोली है। एक ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अब इस क्षेत्र के अंदर 56 की पहाड़ियां पाई जाती है। इस प्रदेश में क्या पाई जाती है, 56 की पहाड़ियां। बता सकते हो 56 का मैदान कहाँ है, 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। तो हम लिखते हैं 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी या 56 की पहाड़ियां। इन 56 की पहाड़ियों में, पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 56 गुबंदाकार पहाड़ियां हैं। 56 क्या है, गुबंदाकार पहाड़ियां हैं। इस प्रकार से गुबंद होते हैं ना, इस प्रकार की यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। 56 की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ती है, जिला है बालोतरा। वर्तमान में सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, बालोतरा जिले के अंदर इन पहाड़ियों का विस्तार है। अगर प्रश्न आए कि विस्तार कहां से कहां तक है,
तो बालोतरा से लेकर के सिवाना तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक है? तो बालोतरा से सिवाना तक, बिल्कुल बाड़मेर नहीं है, अब यही है सिवाना तक। ठीक है, बालोतरा से सिवाना तक इसका विस्तार है। इन पहाड़ियों की विशेष बात क्या है? इन पहाड़ियों के अंदर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात होती है। इन पहाड़ियों के अंदर एक गांव पड़ता है पिपलूद गांव, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पिपलूद गांव है, जो इन 56 की पहाड़ियों में स्थित है। तो हम नोट करते हैं कि यहाँ पर एक गांव है, इस गांव का नाम है पिपलूद गांव। ऐसे बना लो, पिपलूद गांव। हाँ बनाना है बिल्कुल। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसे बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू के नाम से इसे जानते हैं। एक हाँ, पिपलूद गांव, पिपलोद लिख दो, कोई अंतर नहीं है, पिपलोद लिख दो, पिपलूद लिख दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक यहां पर अपने बात करें तो एक इन्हीं पहाड़ियों के अंदर है मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर का नाम है हल्देश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर महादेव मंदिर। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो 56 की पहाड़ियों में स्थित है। जिला कौन सा है? तो बालोतरा जिले में स्थित है। फिर हम बात करें कि इन्हीं 56 की पहाड़ियों के अंदर एक पर्वत पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं नाकोड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत पर एक मंदिर स्थित है, नाकोड़ा भैरव मंदिर। नाकोड़ा भैरव मंदिर। कौन सा मंदिर है? नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। और ये जो नाकोड़ा भैरव मंदिर है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। कौन से धर्म से संबंधित मंदिर है? जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर कितने हुए थे? 24। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर को समर्पित है। तो लिखेंगे यह मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। यह मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। एक बात हम ये भी ध्यान में रखेंगे इसमें, तो ये हो गई अपने 56 की पहाड़ियां, 56 गुबंदाकार पहाड़ियां। इसमें कुछ नहीं लिखना, बस ये 56 पहाड़ी है, तो हमने 3 बना ली, 5 बना ली, 56 बना सकते हो आप। 56 तक इजाजत है अपनी। अब रहेगी तो रहेगी, 56 की पहाड़ी है, 56 की पहाड़ियों की 56 गोबंदाकार पहाड़ियों की श्रृंखला है। जो विशेष बात है वो हमने लिख दी इसके अंदर। हाँ, वो खनिज पढ़ेंगे तब अपने देख लेंगे, उसका थोड़ा देखने वाला है भी कौन कौन सी किस्में आई है। बना लिया होगा सभी ने। अब हमें आगे हेडिंग लगाते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां।
जसवंतपुरा की पहाड़ियां। बना लिया होगा। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की अपने बात करें तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर कुछ चोटियां हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में कुछ चोटियां हैं और उन चोटियों को हमें ध्यान में रखना है। आप सीधा भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, अगर आप बना सकते हो तो आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप बना लो। जसवंतपुरा की पहाड़ियां। इन पूरी पहाड़ी को तो अपने क्या बोलते हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जैसे आप हिमालय पढ़ते हो तो हिमालय हम पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, सीधा सीधा, है ना, धनुष के आकृति के अंदर फैला हुआ है। लेकिन क्या हमें सारा ऐसे ही पढ़ते हैं? क्या उसमें यह भी तो पढ़ते हैं कि ये पंजाब हिमालय है, ये हिमाचल हिमालय है, ये उत्तरांचल हिमालय है, ये नेपाल हिमालय है, ये असम हिमालय है, ये भूटान हिमालय है, ये अरुणाचल हिमालय है। बस वैसे ही है कि इन सारी पहाड़ियों को एक साथ तो क्या कह देते हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां कह देते हैं। इसके अंदर कुछ छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं जिनकी कुछ ऊंची क्या है? चोटियां हैं। इन चोटियों से कई बार प्रश्न आते हैं। कभी तो पूछते हैं कि निम्न चोटियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करो। कई बार प्रश्न आता है कि इन चोटियों को ऊंचाई के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम के अंदर व्यवस्थित करो। तो इसलिए हम क्या है, इसी प्रकार से ये वाला भाग है ये पश्चिम है, ये वाला जो भाग है ये भाग कौन सा है? पूर्वी भाग है। इसी के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर पे बात करते हैं। सबसे पहली जो चोटी है, इस चोटी का नाम है डोरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? डोरा पर्वत। और इस डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 869 मीटर। 869 मीटर। पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? डोरा पर्वत है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा पर्वत है? तो डोरा पर्वत है। इसके बाद में हम बात करते हैं 2 नंबर पे इसराना भाकर। इस पर्वत का नाम है इसराना भाकर। और इस इसराना भाकर की ऊंचाई है 838 मीटर। इसराना भाकर की ऊंचाई कितनी है? 838 मीटर। इस इसराना भाकर के बाद में तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है रोजा भाकर। और रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर। रोजा भाकर ऊंचाई लिखेंगे 730 मीटर। डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर। रोजा भाकर के बाद में आएगा झारोला भाकर। झारोला भाकर की ऊंचाई है 588 मीटर। झारोला भाकर, झारोला भाकर की ऊंचाई है 588 मीटर। और सबसे अंतिम जो चोटी है इस चोटी का नाम है सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत। और सुंधा पर्वत की ऊंचाई अपने को कहीं 530 मिलती है, कुछ किताबों के अंदर इसकी ऊंचाई 450 मिलती है। थोड़ी विवादित है। हम क्या करेंगे, हम दोनों ही नोट कर लेंगे, जो ऑप्शन में आएगी उसी के अकॉर्डिंग अपने चल लेंगे। तो हम ज्यादा प्रश्न जो आता है वो प्रश्न यही आता है कि इनको ऊंचाई के आधार पे व्यवस्थित करें। तो ऊंचाई के आधार पे व्यवस्थित करते हैं तो भले
530 हो भले 450 हो, उससे कोई अंतर आता ही नहीं है, अंतिम नंबर ही रहता है इसका। तो इसका नाम है सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत 530 मीटर भी मिलती है, कुछ किताबों में आपको 450 मीटर भी देखने को मिल जाएगी। कोई भी अंतर नहीं है, भले ऊंचाई के घटते क्रम पे लिखना है तो भी यही क्रम होगा, पूर्व से पश्चिम के क्रम में, अपने पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखना है तो भी यही क्रम होगा। ऊंचाई के घटते से बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्रम उल्टा हो जाएगा, और पूर्व से पश्चिम के क्रम में लिखेंगे तो भी क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये इनका क्या रहता है, क्रम रहता है। फिर अपने बात करें कि अगर प्रश्न हो कि ग्रेनाइट पर्वत, प्रश्न क्या आता है कि ग्रेनाइट पर्वत किसे कहते हैं, तब तो हम कहेंगे कि ग्रेनाइट जो पर्वत है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों को कहते हैं, जसवंतपुरा पहाड़ियों को कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, जालोर को कहते हैं। एक ये बात भी अपने ध्यान में। मैंने शायद पीछे ना एक किताब के अंदर कोई अलग बात पढ़ी थी कि ग्रेनाइट पर्वत को उसको बता रखा था, शायद 56 की पहाड़ी को, शायद कौन सी किताब थी, किताब तो मेरे याद नहीं है, लेकिन मैंने किसी किताब में ये भी पढ़ा था। लेकिन बाकी सभी किताबों में जब पढ़ते हैं ना, तब हम जसवंतपुरा की पहाड़ी को ही पढ़ते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर मिस प्रिंट होने की कोई बड़ी बात नहीं है, चेक कर लेंगे। और बाकी लगभग मैंने जो ज्यादा पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ग्रेनाइट पर्वत है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों को ही कहा जाता है। तो अब हमें एक दो बात और करें, इसमें टाइम तो नहीं हुआ ना अभी, लिखो फिर। एक तो बात करते हैं काला भूरा डूंगर, काला भूरा डूंगर। पहले तो मेरे को ये बताओ कि डूंगर किसे कहते हैं, डूंगर। डूंगर नहीं है आपके गांव में कोई, डूंगर सिंह, डूंगर राम। देखो काला भूरा डूंगर, डूंगर का मतलब होता है पहाड़ से, पर्वतों से। डूंगर का मतलब क्या, राजस्थानी भाषा के अंदर पर्वत और पहाड़ों को क्या बोलते हैं, डूंगर बोलते हैं। तो ये है काला भूरा डूंगर। जो देखने में काले और भूरे लगते पर्वत, उन्हें किस नाम से जानते हैं, काला भूरा डूंगर के नाम से जानते हैं। अब ये काले और भूरे डूंगर पाए कहाँ जाते हैं, हाँ क्या हो गया भाई, ये सांसौर के अंदर भी पड़ती है, ये जालोर के अंदर भी पड़ती है, कुछ भाग इनका हो सकता है कि बालोतरा के आसपास भी पड़ता हो। एक जिला कोई भी हमें नोट नहीं कर सकते। ज्यादा जो विस्तार है वो सांसौर के अंदर है, वर्तमान के अंदर ज्यादा विस्तार कहां पर है, सांसौर में। सुंदा पर्वत मेरे हिसाब से सांसौर में होना चाहिए, क्योंकि सुंदा पर्वत पे सुंदा माता का मंदिर है ना, और वो मेरे हिसाब से अब जालोर में आ गया, इसमें सांसौर में आ गया। बाकी और कंफर्म कर लेंगे, अपने देख लेंगे। देखो काला बुरा डूंगर में लिखते हैं हमें, लिखिए गोडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा, गोडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा को काला भूरा डूंगर कहा जाता है, काला भूरा डूंगर कहा जाता है। जैसे हम बात करें कि ये हो गया मरुस्थलीय प्रदेश, ये 25 सेमी की समवर्षा रेखा, इधर वाला हो गया शुष्क मरुस्थल, इधर वाला कौन सा भाग हो गया, अर्ध शुष्क मरुस्थल, और ये वाला भाग कौन सा हो गया, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। और ये होगी गोडवाड़ प्रदेश की पूर्वी सीमा,
और पूर्वी सीमा कौन से प्रदेश के साथ में लगती है? अरावली के साथ में। ये यहाँ पे क्या आ गई? इस प्रकार से अरावली आ गई। तो यहाँ पर तो पहाड़ियां होनी है और काले और भूरे रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे काला भूरा डूंगर के नाम से जानते। ये हो गया काला भूरा डूंगर। फिर हमें अगला नाम लिखते हैं इसमें नेहड़। क्या लिखते हैं? नेहड़। नेहड़ क्या है? तो इसी मानचित्र में हमें देखिए, तो ये वाला जो भाग है गोंडवाड़ प्रदेश का, ये वाला भाग गुजरात से लगता है और गुजरात का यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं कच्छ क्षेत्र। जो कच्छ क्षेत्र के साथ गोंडवाड़ प्रदेश की सीमा लगती है उसे हमें नेहड़ के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे इसमें कि बाड़मेर व सांचौर जिले की, बाड़मेर व सांचौर जिले की जो सीमा गुजरात के कच्छ क्षेत्र से लगती है, कच्छ क्षेत्र से लगती है, वह क्षेत्र नेहड़ कहलाता है। नेहड़ कहलाता है, वह क्षेत्र नेहड़ कहलाता है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये अपने प्रकार हो गए, अपने विभाग हो गए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। बड़े दो भाग और दो भागों के अंदर हमने शुष्क को दो भागों में बांटा और अर्ध शुष्क को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों के अंदर हमने बांट दिया। तो मरुस्थलीय क्षेत्र का राजस्थान में क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। और राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तार है? तो 61.11% भाग पे। जनसंख्या कितनी है? 40% है। वर्षा कितनी होती है? तो लगभग औसत 25 सेमी या 0 से 50 सेमी कह दे। जलवायु कैसी है? तो उष्ण प्रकार की यहाँ पे जलवायु है, विषम परिस्थितियां यहाँ पे रहती है। मुख्य नहर है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के मरुस्थलों में स्थान कौन सा है? 17वां है। गर्म मरुस्थल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। जैव विविधता व जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ये बात हमने की थी। इसका विस्तार राजस्थान के लगभग कितने जिलों में है? 18 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। मिट्टी कैसी है? बलुई, रेतीली बलुई मृदा है या एंटीसोल है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर लिखाया है ना। वो मिलते हैं, मिल भी रहे हैं कुछ जगह, लेकिन एक बार अपनी 18 ही मानी। अभी 18 है तो भी सही है, अगर कहीं 19 है तो भी सही है, कहीं 20 है तो भी सही है। क्योंकि जब तक देखो, अभी जो नई किताब आएगी ना, सबसे ऑथेंटिक जो किताब होगी वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब होगी, और वो अभी तक आने की मेरे को कोई तो संभावना लग नहीं रही। 2-3 महीने और नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई आंकड़े जारी नहीं किए सरकार ने। उसके बाद में हम प्रॉपर रूप से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने जिलों के अंदर है। अब गाइड है, गाइड के अंदर तो व्यक्तिगत मत है, कोई 18 लिख रहा है, कोई 19 लिख रहा है, कोई 20 भी लिख रहा है। अब देखो, हमने ब्यावर को नहीं माना। ब्यावर में देखो, हमें जब पढ़ते हैं कि ब्यावर का थोड़ा सा भाग आता है, अजमेर का थोड़ा सा भाग लगता है, 2 बढ़ गए, 20 हो गए। कोई उत्तरी सिरोही को मानता है तो 21 हो गए, कोई नीम के थाने को नहीं मानता तो वापिस 20 हो गए। ऐसे है, व्यक्तिगत मत है, जो जितना मान रहा है उसी के अकॉर्डिंग है। फिर हमने बात की कि प्रमुख फसल, अगर एक फसल पूछे तो कौन सी? बाजरा। और चट्टानें कौन सी पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी परतदार चट्टानें हैं। खनिज कौन से हैं? तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, चूना पत्थर है। इस प्रकार के यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। ऐसा मरुस्थल जो ऋतु चक्र को नियत करता है, भारत के अंदर मानसून को आकर्षित करता है, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। कौन से मरुस्थल का भाग है?
तो ग्रेट पैलियो अफ्रीकन आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। कौन सा भाग है उसका? तो पूर्वी भाग है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाला हमसे नहीं पूछेंगे, हमें तो पूछेंगे तो हमारा ही पूछेंगे, अपने अकॉर्डिंग पूछेंगे। विस्तार कितने राज्यों के अंदर है? तो राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। विस्तार किस ओर बढ़ रहा है? तो उत्तर प्रदेश की और अरावली की तरफ इसका विस्तार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अरावली जगह जगह से बीच में कट गई है, बीच में कटाव हो गया है, तो रेत का विस्तार पवन के माध्यम से पूर्व की ओर हो रहा है। इसे जो रेत का जो प्रस्तार होता है उसे या तो मरुस्थलीकरण बोल देते हैं या रेगिस्तान का मार्च बोल देते हैं। लेकिन रेगिस्तान के मार्च के अगर रूप में कोई स्थान पूछे तब हम स्थान कौन सा बताएंगे? नाचना। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? तो नाचना को कहते हैं। नाचना जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ये बातें हमने पढ़ी है। अब हाँ, नाचना जैसलमेर में। जैसलमेर की सिर्फ एक उप तहसील हिलाई थी थोड़ी सी, उसका जो भाग लिया था वो थी नोक तहसील। कौन सी तहसील है? नोक। नोक को मिलाया था जोधपुर में, फिर जोधपुर का विभाजन कर दिया 3 भागों में, तो नोक आ गई फलोदी के अंदर। उतना ही परिवर्तन किया है और नहीं किया, क्योंकि जो नाचना है वो आता है पोकरण तहसील के अंदर, वो नोक में नहीं आता इसलिए। और नोक थी वो उप तहसील थी, तहसील नहीं थी। जैसे अपने पहले रावला थी ना, रावला उप तहसील थी, वैसे इसी प्रकार नोक उप तहसील थी। फिर हमने अब कल क्या बात करेंगे अपने? कल अपना ये भौतिक प्रदेश पूरा होगा। एक तो इसमें पढ़ने हैं मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल कई प्रकार से होता है। एक तो होता है पवन की गति के आधार पे मरुस्थल के प्रकार, और एक हम इसमें पढ़ेंगे बनावट व संरचना के आधार पर मरुस्थल के प्रकार। बनावट के आधार पे तो कह सकते हैं सारे मरुस्थल, पूरा संपूर्ण मरुस्थल, लघु मरुस्थल, कच्छ केरल से लेकर बीकानेर का मरुस्थल है, लघु मरुस्थल है। हमादा है तो जो पथरीला मरुस्थल है जहाँ रेत के धोरे नहीं पाए जाते उसे हमादा बोल देते हैं। हमादा के पास में कुछ ऐसा क्षेत्र भी होता है जहाँ कुछ पहाड़ियां भी हो सकती है, कुछ रेत भी हो सकती है। मिश्रित जो मरुस्थल होता है उसे क्या बोलते हैं? रेग बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं अपने? रेग बोल देते हैं। फिर हम वो प्रकार पढ़ेंगे कि बरखान किसे कहते हैं, सीप किसे कहते हैं, नेबखा किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे प्रकार है। उन प्रकारों को अपने सही प्रकार से डायग्राम बना के समझेंगे ताकि अपने क्या वो समझ में आ जाए। कई बार क्या डायग्राम आ जाता है कि बताओ ये मरुस्थल का कौन सा प्रकार है, ये लो ये दे दिया, ऐसे बना के दे दिया, है ना। एक में हवा चला दी इधर से, एक में हवा चला दी इधर से, अब दोनों अलग अलग है। इधर से हवा आएगी तो और होगा, इधर से हवा आएगी तो और होगा। एक में एक सींग खा गए, एक सींग वाला बना दिया, एक सींग बड़ा है एक सींग छोटा है, बताओ ये क्या हो गया, ये बता दो। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। फिर कोई हवा की दिशा दे के बता देते हैं कि बताओ ये हवा चल रही है, ये बालू का स्तूप है, बताओ ये कौन सा है। ये हवा चल रही है, ये बालू का स्तूप है, बता दो ये कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। हो सकता है ये डायग्राम ऐसे दे दे, हो सकता है कोई और घुमा के दे दे। तो इसके पीछे जो मेन कारण है उस कारण को अपने को क्या कर अपने समझेंगे। आज अपने इतना ही करते। कुछ पूछना है जो आज समझ में नहीं आया हो?